हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारी जो रामचंद्र तिवारी सीरीज है उसके पार्ट 13 तक कंप्लीट हो गया है। मैं आप लोगों के लिए अगली क्लास यानी कि पार्ट 14 लेके हाजिर हूँ। तो बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पुस्तक का नाम आप लोगों को याद ही हो गया होगा, हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। मेरे बारे में आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि मेरा नाम शैली वाशने है। मैं यूजीसी नेट 2021 की टॉपर रही हूँ। इसके अलावा मैंने इग्नू, जेएनयू, बीएचयू, एएमयू, एयूडी और डीयू के पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम दिए थे, जहाँ पे मैंने टॉप किया था। और वर्तमान समय में मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से पीएचडी कर रही हूँ। इसके अलावा मैंने 2024 में फिर से जेआरएफ का एग्जाम दिया था, जहाँ मुझे 99.97 परसेंटाइल प्राप्त हुए थे। और मैंने मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का रिटर्न एग्जाम भी क्लियर किया था। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण सूचना और देना चाहती हूँ कि जो हमारा एचएन अध्ययन ऐप है, जहाँ पे मैंने पढ़ाना शुरू किया है, तो दोस्तों ये हमारे ऐप पर असिस्टेंट प्रोफेसर, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, उत्तर प्रदेश का हो, हरियाणा का हो या राजस्थान का हो, हमारे यहाँ उनके बैच चल रहे हैं। अगर इसके अलावा अगर आप लोग यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे जो बैच से जुड़कर आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। अगर आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग मेरा कोड शैली11 का प्रयोग कर सकते हैं और हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। चलिए बिना देरी के अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। नया भावोध और नई समीक्षा। छायावादी काव्य चेतना की उच्छ्वसित भावाभिव्यक्ति, इंद्रधनुषी कल्पना विधान एवं वैयक्तिक जीवन दृष्टि की प्रतिक्रिया में जीवन यथार्थ की अभिव्यक्ति पर बल देने वाली मार्क्सवादी जीवन दर्शन से प्रभावित प्रगतिवादी काव्य चेतना भी अपने विकास के प्रथम चरण में हिंदी जगत के प्रथम जगत के काव्य संस्कार की अधिक प्रभावित न कर सकी। पहली बात तो छायावादी कल्पना और जो भावव्यक्ति थी या इंद्रधनुषी कल्पना थी या वैज्ञानिक जीवन दृष्टि थी, इसके प्रतिक्रिया स्वरूप प्रगतिवाद की विकास हुआ। और प्रगतिवाद जो अपने विकास के प्रथम चरण में था, वो भी हिंदी जगत को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर सका। इसका कारण रामचंद्र तिवारी जी बताते हैं कि उसमें राजनीतिक विचारों की अभिव्यक्ति का आग्रह अधिक था और कवित्व कम। इसमें राजनीतिक ज्यादा थी और कवित्व कम, इसलिए ज्यादा लोगों को प्रभावित नहीं किया हिंदी जगत में। 1942 से 43 तक आते आते उसका आकर्षण कम होने लगा। संभवतः इसका एक कारण यह भी था कि प्रगतिवादी काव्य को मार्क्सवाद के प्रति प्रतिबद्ध या उससे सहानुभूति रखने वाले रचनाकारों से एकाकार करके देखा जाता था, और कम्युनिस्ट पार्टी की गतिविधियां प्रगतिवादी काव्य चेतना के प्रति हिंदी साहित्य जगत के रुख को प्रभावित करती थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति ने 1942 की अगस्त क्रांति के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया था। यही नहीं, उसने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में संप्रभुता संपन्न राज्य की स्थापना के बारे में मुस्लिम लीग के लाहौर प्रस्ताव को का समर्थन भी किया था। उस समय तक यह भी प्रकट हो चुका था कि प्रगतिवाद की सीमा में बंधकर चलने से काव्य की प्रकृत भूमि पर्याप्त संकुचित होती जा रही है। इस प्रकार छायावाद और प्रगतिवाद दोनों की सीमाओं से मुक्त होने पर अभिव्यक्ति के नए मार्ग का अनुसंधान आवश्यक था। संभवतः इसलिए 1943 में तार सप्तक के प्रकाशन के समय उसमें संग्रहित सभी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा गया। तार सप्तक का प्रकाशन 1943, और क्या कहा गया सभी कवियों को? राहों का अन्वेषी। काव्य यात्रा के प्रक्रम में नई राह के अन्वेषण का प्रश्न क्यों उठा? निश्चय ही उस समय एक युग संदर्भ बदल चुका था। परंपरागत भाषा, छंद, अलंकार, विधान, ध्वनि, योजना, प्रतीक और बिंब नवीन युग के संश्लिष्ट जटिल संवेदना का प्रथम का साथ नहीं दे पा रहे थे। वस्तुतः द्वितीय विश्व युद्ध ने विश्व मानव को नए सिरे से सोचने के लिए बाध्य कर दिया था। पहले महायुद्ध के बाद से ही कार्ल यास्पर्स, जो कि अस्तित्ववादी हैं, जैसे विचारक यह अनुभव करने लगे कि आधुनिक कल्याणकारी शासन के विशाल मशीनी संगठन में मनुष्य एक मामूली पुर्जा बन चुका है और वह निजी तत्व, अंतरात्मा और आध्यात्मिक धुरी सब कुछ खोता जा रहा है। किसका कथन है ये? कार्ल यास्पर्स का। कार्ल यास्पर्स अस्तित्ववादी विचारक था। यद्यपि सन 42 से 43 ईस्वी तक हिंदी कवियों पर अस्तित्ववादी विचारधारा का प्रभाव नहीं पड़ा था, किंतु विज्ञान के बढ़ते प्रभाव और उसके परिणाम स्वरूप उत्पादन के साधनों के केंद्रीभूत होने, महानगरों के उगने तथा यांत्रिक सभ्यता की प्रभाव वृद्धि के कारण मनुष्य के पदार्थीकृत होने की प्रक्रिया से जो नए भावबोध की सृष्टि हो रही थी, उसकी जटिलता का अनुभव हिंदी कवियों को होने लगा था।
तार सप्तक के प्रमुख कवि अज्ञे ने अपनी तत्कालीन वक्तव्य में जीवन की जटिलता, स्थिति परिवर्तन की असाधारण तीव्र गति, कवि की उलझी हुई संवेदना, विचार संयोजना में विषमता, पाठकों की जीवन परिपाटी में वैषम्य और इन सबके चलते साधारणीकरण और कम्युनिकेशन की समस्या का प्रश्न उठाया था। दूसरे महत्वपूर्ण कवि मुक्तिबोध ने स्वीकार किया था कि 38 से 42 तक के 5 साल उनके मानसिक संघर्ष और वर्ग शोनीय व्यक्तिवाद के वर्ष थे। उन्होंने यह भी कहा था कि मानसिक द्वंद्व और व्यक्तित्व में बदमूल है। तो मुक्तिबोध जी ने क्या कहा था कि मानसिक द्वंद्व उनके व्यक्तित्व में बदमूल है। उन्होंने अनुभव किया था कि तत्कालीन जीवन वैविध्यमय, उलझन से भरा और रंग बिरंगा था। इसी जीवन की अभिव्यक्ति के लिए वह काव्य प्रयोग कर रहे थे। तीसरे बड़े कवि गिरिजा कुमार माथुर दो तार सप्तक को आधुनिक बोध की काव्यधारा की प्रथम संवेद अभिव्यक्ति मानते हैं। ये महत्वपूर्ण है, गिरिजा कुमार माथुर जी तार सप्तक को आधुनिक बोध की प्रथम संवेद अभिव्यक्ति मानते हैं। वे तो यहाँ तक कहते हैं कि मंजीर के प्रकाशन काल अप्रैल 1941 में ही आधुनिक बोध की अनुरूप नगरीय संवेदना, इतिहास की सांस्कृतिक दृष्टि तथा भाषा, छंद, बिंब और ध्वनि विधान के नवीन रूपाकार की प्रस्तावना अपनी रचनाओं में वे कर चुके थे। उनका प्रस्ताव है कि आधुनिकता की प्रक्रिया का प्रथम उन्मेष 1940 से 1952 तक मानना चाहिए और द्वितीय चरण 53 से 63 तक। कहाँ से? तो आधुनिकता का प्रथम उन्मेष 40 से 52 और द्वितीय चरण 53 से 63। और जो 1940 से जो 52 पहला उन्मेष है उसके बारे में वे कहते हैं, मेरी दृष्टि में प्रथम उन्मेष के प्रधान तत्व थे परिवेश के प्रति गहरी जागरूकता, सामाजिक यथार्थ की चेतना, इतिहास का प्रथमवार तीव्र बोध, भाव जगत में सूक्ष्म प्रतिक्रियाओं की पहचान, युद्धगत संक्रांति की मानवीय संवेदना, अंतर्राष्ट्रीय उन्मुखता, नवरोन्मान और परिवर्तित मूल्यों की टकराहट। और दूसरे चरण में क्या था? निकटतम सत्यों की संवेदना, संक्रांति की विडंबना का एहसास, व्यंग और विपर्य, मूलकृत विकृति, आत्महीनता, जीवन की विसंगतियों की अभिव्यक्ति, वैज्ञानिकता का उदय, अमिश्र अनुभूतियों का आस्वाद प्रमुख स्वर है। माथुर साहब का प्रस्ताव मान्य है या अमान्य, हमें इस पर विचार नहीं करना। यहाँ हम इतना ही कहना चाहेंगे कि 42 से 43 तक आते आते हिंदी के कवि तत्कालीन जीवन की जटिलता से उत्पन्न नए भावबोध का एहसास करने लगे थे और तदनुकूल अपनी कविता के संरचनात्मक ढांचे में परिवर्तन की प्रक्रिया का आरंभ कर चुके थे। उनके इस प्रयत्न का प्रथम चरण प्रयोग काल और द्वितीय चरण नई कविता का नाम से जाना जाता है। नई कविता के सामान्यतः आधुनिक भावबोध की कविता माना जाता है। ये महत्वपूर्ण है। नई कविता को, आधुनिक भावबोध की कविता को किसे कहा जाता है? तो नई कविता को। वस्तुतः 19वीं शती में यूरोप में जो अभूतपूर्व तकनीकी विकास हुआ उसकी दो परिणतियां हुई। एक ओर तो मनुष्य का यंत्रीकरण हुआ और वह अपनी अस्मिता खोकर पदार्थ बन गया। दूसरी ओर पूंजी का केंद्रीकरण हुआ और अनवरत शोषण की प्रक्रिया शुरू हुई। इससे संपन्न और विपन्न के बीच की खाई बढ़ती गई। इसी शती में दो महान विचारक हुए। पहले है सोरेन किरकेगार्ड 1813 से 1855, कार्ल मार्क्स 1818 से 1883। दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। किरकेगार्ड ने मानव अस्मिता का प्रश्न उठाया और अस्तित्ववाद के प्रवक्ता बने। कार्ल मार्क्स ने पूरी समाज व्यवस्था को केंद्र में रखकर सोचा और ऐतिहासिक भौतिकवाद का प्रवर्तक बना। 20वीं शती में यूरोप को दो दो महायुद्धों की ज्वाला में जलना पड़ा। इन युद्धों में मनुष्य ने अपने को नितांत नगण्य पाया। उसने अपने को अकेला, अजनबी, असहाय, संत्रस्त और टूटा हुआ अनुभव किया। उसने नैतिक मूल्यों की धज्जियां उड़ती देखी। आस्था उसे वंचना प्रतीत हुई। उसने नगरों की शमशान और संस्कृति के प्रतीकों को ध्वस्त होते हुए देखा। उसे मनुष्य पशु से भी नीच और हिंसक दिखाई पड़ा। उसने अनुभव किया कि मनुष्य के जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है और वह मृत्यु के लिए अभिशप्त है। इस परिस्थिति में अस्तित्ववादी दर्शन अधिक प्रासंगिक हो उठा। आगे अन्य प्रमुख अस्तित्ववादी दार्शनिक हैं कार्ल यास्पर्स, मार्टिन हाइडेगर और जॉन पॉल सार्त्र ने नए संदर्भ में इसकी व्याख्या की। प्रयोग काल की के बाद नई कविता में हम अस्तित्ववादी विचारधारा को देखते हैं के दौर में इस दर्शन से हिंदी कवि प्रभावित हुए और उनकी रचनाओं में आधुनिक भावबोध का प्रतिफलन साफ साफ दिखाई पड़ने लगा। आधुनिक भावबोध का एक सकारात्मक पक्ष भी है। माना कि आज के मनुष्य यांत्रिक सभ्यता के दबाव से अपनी पहचान खो चुका है। वह निराश और उदास है। उसे अपनी लघुता और व्यर्थता का गहरा एहसास है और वह आज के विसंगतिपूर्ण जीवन से मुक्ति का कोई मार्ग नहीं देख पा रहा है। तो क्या इसका पुरुषार्थ गहन उदासी में डूब जाने और
जीवन को निरुद्देश्य मान लेने तक ही सीमित है? तो इस बात को मुक्तिबोध जी काटते हुए कहते हैं, मुक्तिबोध जी इसे नकारते हुए कहते हैं कि मैं अपने खुद की जिंदगी और दोस्तों की जिंदगी के तजुर्बे से बता सकता हूँ कि अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करना आधुनिक भावबोध के अंतर्गत है। महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखेंगे। मैं अपने और खुद की जिंदगी और दोस्तों की जिंदगी के तजुर्बे से बता सकता हूँ कि अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करना आधुनिक भावबोध के अंतर्गत है। आधुनिक भावबोध के अंतर्गत यह भी है कि मानवता के भविष्य निर्माण के संघर्ष में और हम भी अधिक दत्त चित्त हों और हम वर्तमान परिस्थिति को सुधारें, नैतिक हास को थामें, उत्पीड़ित मनुष्य के साथ एकात्म होकर उसकी मुक्ति के उपाय की योजना करें। किसका कथन है? मुक्तिबोध जी का। और क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण। मानवता के भविष्य निर्माण के प्रति प्रतिबद्ध होने का संकल्प श्री भी आधुनिक भावबोध के अंतर्गत हो सकता है। तो मानवता के भविष्य निर्माण के प्रति प्रतिबद्ध होने का संकल्प भी आधुनिक भावबोध के अंतर्गत हो सकता है। इसके लिए मुक्तिबोध जी ने कहा है, अन्याय के प्रतिकार, मानव साम्य की स्थापना, विकृत स्वार्थवाद और भ्रष्टाचार की विरोध, सामाजिक संबंधों में प्रेम और त्याग की भावना, अहंकार की उग्रता के विरोध जैसी बुनियादी बातों को एक व्यापक जीवन दर्शन में समाहित करके काव्य में उस जीवन दर्शन की अभिव्यक्ति की जा सकती है और इस प्रकार आधुनिक भावबोध को गहन निराशा और निरुद्देश्यता के अंधकार से निकालकर एक सकारात्मक जीवन प्रक्रिया का रूप दिया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण कथन है मुक्तिबोध जी का। मुक्तिबोध जी ये नहीं मानते कि आप एकदम मतलब अगर आपका जीवन बेकार है या सब कुछ गलत नैतिक हास हो रहा है या मनुष्य उत्पीड़ित है, तो ऐसा नहीं है कि आप बैठ जाएंगे, नहीं नहीं यही हमारी नियति है। मुक्तिबोध जी इसके खिलाफ लड़ने को कहते हैं। चाहे आप अगर मजबूत स्थिति में हैं तो जो कमजोर वर्ग है उसकी मदद कीजिए, या अगर आप किसी परेशानी में हैं तो उस परेशानी से लगातार लड़िए। किंतु मुक्तिबोध भी यह अनुभव करते हैं कि वास्तविक जीवन क्षेत्र में अनुभूत किए जाने वाले तड़पते छटपटाते हुए भाव संवेदनाओं को नया कवि काव्य स्तर पर इसलिए नहीं उठा पाता है कि इन भाव संवेदनाओं के अनुकूल तदनुसारी कलात्मक उपादान और संवेदनशील कलात्मक भाषा का उसने विकास नहीं किया है। तात्पर्य यह है कि प्रयोग काल से लेकर नई कविता की प्रतिष्ठा तक के दौर में नया कवि संवेदना के स्तर पर अनुभूत नए जटिल भावबोध, आधुनिक भावबोध की अभिव्यक्ति के प्रयत्न में नए कलात्मक उपादानों और नई संवेदनशील कलात्मक भाषा को विकसित करता रहा। सब मिलाकर नई कविता जटिल और दीक्षागम्य हो गई। सन 1959 ईस्वी को कॉलेज शिक्षायतन कॉलेज कलकत्ता द्वारा आधुनिक भावबोध पर आयोजित एक परिसंवाद में नामवर सिंह जी ने कहा था, जटिलता के प्रति आधुनिक साहित्यकार की यह आत्मसजगता ही आधुनिक साहित्य को पूर्ववर्ती साहित्य से अलग करती है और संभवतः उसे अपेक्षाकृत अधिक जटिल भी बना देती है। तो किसका कथन है? नामवर जी का। कहाँ पे है? शिक्षायतन कॉलेज कलकत्ता में, जो कि उन्होंने 1959 में दिया था भाषण। पश्चिम में यह प्रक्रिया बहुत पहले शुरू हो गई थी, वहां काव्य भाषा के रूप में देने का प्रयत्न किया गया। इतना महत्वपूर्ण नहीं है, मैं आप लोगों को आगे जो पहरे आएंगे ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। बिंबवाद, प्रतीकवाद और घनवाद जैसे आंदोलन इसी प्रयत्न के परिणाम थे। आलोचना के क्षेत्र में टी.एस. इलियट ने जब अपना प्रसिद्ध व्यक्तिकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था तो उसने एक प्रकार से काव्य स्वाद की प्रक्रिया को वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ बताने की कोशिश की थी। उसने कहा था, द प्रोसेस ऑफ एन आर्टिस्ट इज एन कंटिन्यूअल सेल्फ sacrifice, a continual extinction of personality. It is this dispersonalization that art may be said to approach the condition of science. ये जो कथन है ये लिया गया है लिटरेरी क्रिटिज्म से। स्पष्ट है कि उसके सामने कला को विज्ञान की स्थिति में लाने की चुनौती थी। हिंदी की कला नई समीक्षा पर विचार करने के पूर्व आंग्ल अमेरिकी समीक्षक नई समीक्षा का परिचय करना अप्रासंगिक नहीं होगा। तो यहाँ पे पहले क्या कहते हैं, नई समीक्षा की शुरुआत कैसे हुई, रामचंद्र तिवारी जी ये बता रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत 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 ज्यादा। सबसे पहले कोलंबिया विश्वविद्यालय के तुलनात्मक साहित्य के प्रोफेसर स्पिनगार्ग ने 1911 में नई समीक्षा शीर्षक से एक शोध पत्र लिखा। तो सबसे पहले किसने शोध पत्र लिखा नई समीक्षा नाम से? S.E. स्पिनगार्ग ने। कब? 1911 में। और कहाँ पे? कोलंबिया विश्वविद्यालय में।
यह शोध पत्र 1913 में प्रकाशित हुआ। इस शोध पत्र में स्पिनगार ने क्लासिकल और रोमांटिक समाजशास्त्रीय जीवन मूलक आदि समीक्षा पद्धतियों को अस्वीकार करते हुए यह स्थापित किया था कि समीक्षा वस्तुतः एक प्रकार की वैयक्तिक प्रतिक्रिया है जो जीवंत अंतर्दृष्टि पर आधारित होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कथन। अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन अभी ये ऊपर तक तो पूछा गया है कि 1911 में किस विश्वविद्यालय से, कोलंबिया विश्वविद्यालय से नई समीक्षा शीर्षक से शोध पत्र सबसे पहले किसने लिखा था। लेकिन आगे ये भी पूछा जा सकता है कि स्पिनगार ने क्लासिकल, रोमांटिक, समाजशास्त्रीय, जीवन मूलक आदि समीक्षा पद्धतियों को अस्वीकार करते हुए यह स्थापित किया था कि समीक्षा वस्तुतः एक प्रकार की वैयक्तिक प्रतिक्रिया है जो जीवन अंतर्दृष्टि पर आधारित होती है। आगे चलकर नए समीक्षकों ने स्पिनगार का दिया हुआ यह नाम स्वीकार कर लिया। निश्चित रूप से यह कहना कठिन है कि किस स्थिति को नई समीक्षा का जन्म हुआ, किंतु निश्चय है कि टी.एस. इलियट के द सेक्रेड वुड 1920, मिडल्टन मरे के द प्रॉब्लम स्टाइल, आई.ए. रिचर्ड्स के द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी कृतियों जैसी कृतियों के माध्यम से इसके आधार तत्वों का विकास हुआ है। ये महत्वपूर्ण है, रचनाएं भी महत्वपूर्ण है और नई समीक्षा का विकास किस किस के द्वारा हुआ है ये भी महत्वपूर्ण है। हम फिर से पढ़ लेंगे। टी.एस. इलियट का द सेक्रेड बोर्ड, मिडल्टन मरे का द प्रॉब्लम ऑफ द स्टाइल, आई.ए. रिचर्ड्स का द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। कहना ना होगा कि रिचर्ड्स और इलियट दोनों ही इस बात पर बल देते हैं कि समीक्षक का ध्यान मुख्य रूप से कविता पर ही केंद्रित होना चाहिए। दोनों ही इतर बातों से हटकर कविता के विश्लेषण, व्याख्या और मूल्यांकन पर बल देते हैं। आगे चलकर नए समीक्षकों ने जब रचना को पूर्णतः स्वायत्त भाषिक संरचना माना तो उन्होंने भी अपनी भाषिक विश्लेषण पर ही बल दिया। संभवतः इसे रिचर्ड्स को अमेरिका में नई समीक्षा का जनक स्वीकार किया जाता है। तो किसको नई अमेरिका में नई समीक्षा का जनक स्वीकार किया जाता है? आई.ए. रिचर्ड्स को। नई समीक्षा को पूर्णतः प्रतिष्ठित करने वाले जॉन क्रो रैनसन, ये अभी यूपी का जो एग्जाम होता है असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, वहां पे ये क्वेश्चन आया था और वहां पे इसका आंसर इलियट माना था। नई समीक्षा को पूर्णतः प्रतिष्ठित करने वाले जॉन क्रो रैनसम, तो नई समीक्षा को पूर्णतः प्रतिष्ठित किसने किया? जॉन क्रो रैनसम ने कहा कि रिचर्ड्स ने ही नई समीक्षा को सही शुरुआत हुई, रिचर्ड्स से ही नई समीक्षा की सही शुरुआत हुई। किसने माना? जॉन क्रो रैनसन ने। विलियम रैनसन ने तो अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, विलियम रैनसन की कौन सी पुस्तक और है? द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, यह कहकर उसे समर्पित की कि उसने जो भी उद्भावना है उनका आदि स्रोत वही है। सन 1941 में जॉन क्रो रैनसन की नई नई आलोचना नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। तो 1941 में जॉन क्रो रैनसन की नई आलोचना पुस्तक प्रकाशित हुई। रैनसन के अतिरिक्त एलन टेट, रॉबर्ट वैन वॉरेन, आर.पी. ब्लैकमर, आइवरी विंटर, क्लिंट ब्रूक्स ने नई समीक्षकों के प्रमुख माना जाता है। तो नए समीक्षक कौन कौन है आपको अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले स्पिनगार्ग हैं, आई.ए. रिचर्ड्स हैं, टी.एस. इलियट हैं, एलन टेट हैं, रॉबर्ट पेन वॉरेन हैं, विलियम एमसन हैं, और इसके अलावा आर.बी. ब्लैकमर है, आइवरी विंटर हैं, क्लिंट ब्रूक्स हैं और जॉन क्रो रैनसन है। तो ये महत्वपूर्ण है, आप लोग नोट करते चलिएगा। इन सभी समीक्षकों ने कविता पर ही पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए उसकी भाषिक विश्लेषण पर बल दिया और उसकी अलग अलग विशेषताओं को लक्षित किया। रैनसन के अनुसार कविता की रूप रचना को में शब्द विधान, टेक्सचर और अर्थ विधान दोनों का संश्लेष होता है। शब्द विधान बिंबात्मक होता है और अर्थ विधान विचारात्मक। ये महत्वपूर्ण है। हरियाणा का अगर एग्जाम हुआ दोबारा में, क्योंकि यहीं से नीचे से एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो भी अब की बार ऊपर से पूछ ले। तो रैनसन ने कविता की रचना में शब्द विधान, टेक्सचर और अर्थ विधान दोनों को संश्लेष होता है। शब्द विधान बिंबात्मक होता है, अर्थ जो है विचारात्मक होता है। इन दोनों का तनाव ही काव्य भाषा की अपेक्षित भंगिमा प्रदान करता है। उसने लक्षित किया था कि इलियट की प्रसिद्ध कविता द वेस्टलैंड में इसका अभाव है, जिससे उसकी कविता का सौंदर्य नष्ट हो गया है। तो द वेस्टलैंड कविता जो कि टी.एस. इलियट की है, उसमें क्या कहता है, टेक्सचर और स्ट्रक्चर नहीं था, इसलिए उसका सौंदर्य नष्ट हो गया। ऐसा मानने वाले कौन है? तो जॉन क्रो रैनसन। टेट यानी कि एलन टेट के अनुसार कविता का अस्तित्व जिस संतुलन पर स्थित होता है वह उसके बहिरंग संतुलन और अतरंग संतुलन के बीच घटित होती है।
टेट ने यहाँ संतुलन शब्द का प्रयोग बहिरंग संतुलन अभिधार्थ का प्रयोग प्रकट करने वाला और अतरंग संतुलन लक्ष्यार्थ को प्रकट करने वाले के मध्य पूर्ण सामंजस्य के अर्थ में दिया है। रॉबर्ट वैन वॉरेन की ख्याति आलोचक से अधिक कवि और उपन्यासकार के रूप में हुई है। फिर भी उनकी समीक्षा में संयम, विश्लेषण और प्रवृत्ति प्रधान है। उसने काव्य भाषा में व्यंग, विरोधाभास और प्रतीक पर विशेष बल दिया है। महत्वपूर्ण है, रॉबर्ट वैन वॉरेन ने किस पे बल दिया है अपनी काव्य भाषा में? व्यंग, विरोधाभास और प्रतीक पर। यहाँ उनका महत्वपूर्ण कथन है, कभी अपनी दृष्टि को आयरनी की अग्नि में अर्थ विधान के नाटकीय व्यापार में समर्पित करके अपने उद्देश्य की सिद्धि करता है और ऐसा वह इस आशा से करता है कि अग्नि में पड़कर वह शुद्ध हो जाएगी। महत्वपूर्ण कथन है। ब्लैकमर ने सबसे अधिक महत्व जेस्चर को दिया है। किसको दिया है? जेस्चर को। और उसके अनुसार सांकेतिकता ही काव्य भाषा का प्रधान गुण है। तो क्या प्रधान गुण है? सांकेतिकता प्रधान गुण है। ये किसने कहा है? ब्लैकमर ने। क्योंकि इसमें गति होती है, जहां अभिधा की भाषा समाप्त ही होती है वहां सांकेतिक भाषा कार्य करती है। आइवरी विंटर का दृष्टिकोण अन्य नए समीक्षकों से भिन्न है। वह स्वभाव से नैतिकता नए समीक्षकों में उसकी गणना इसलिए की जाती है कि वह भी साहित्यिक कृतियों की स्वतंत्र सत्ता मानता है और समीक्षा के विश्लेषण पद्धति पर का प्रयोग करता है। उसके अनुसार, किसके अनुसार? आइवरी विंटर के अनुसार, कभी अपनी भाषा में अभिधार्थ और लक्ष्यार्थ का गूढ़ संश्लेष उपस्थित करता है। टेट की भांति भी वह कविता की अवायविक एकता पर बल देता है और शब्दों के अंतर संबंध को ऐसा गूढ़ संश्लेष मानता है कि अंतर्वस्तु का तर्कपूर्ण योजना, स्वरों की संयोजित गति, लय, सानिध्य, विपर्य आदि पर आधारित होता है। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ऊपर वाले बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्लीन ब्रुक्स विसंगति यानी कि पैराडॉक्स को काव्य भाषा का प्रधान गुण मानता है। तो क्लीन बुक किसको काव्य भाषा का प्रधान गुण मानता है? पैराडॉक्स यानी कि विसंगति को। और ब्लैकमर किसको मानता है? जेस्चर को। उसके अनुसार विसंगति ही किसी कविता की संरचनात्मक ढांचे का मूल आधार है। उसने कहा था, कविता की प्राविधिक व्यंग्यात्मकता और अप्रत्यक्ष होती है और बिंब और रूपकों, प्रतीकों, चरित्रों और स्थितियों के माध्यम से नाटकीय रूप में अर्थ प्रकाशन करती है। नई समीक्षा के एक अन्य उन्नायक विलियम एमसन ने अनेकार्थकता को काव्य भाषा का प्राण तत्व स्वीकार किया है। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि किसने, विलियम एमसन ने अनेकार्थ काव्य भाषा का प्राण तत्व किसे स्वीकार किया है? तो आंसर था अनेकार्थकता। उसने अनेकार्थकता के 7 प्रकार बताए। अब ये भी महत्वपूर्ण है, कितने प्रकार बताए हैं? 7 प्रकार बताए हैं। उनका संबंध कविता में व्यक्त जटिल मनस्थितियों और विविध स्तरों से जोड़ा। जो 7 प्रकार है अनेकार्थकता के, उसके कविता में व्यक्त जटिल मनस्थितियों और उसके विविध स्तरों से जोड़ा। इस प्रकार उसने रिचर्ड्स द्वारा आरंभ किए गए अर्थ तात्विक अध्ययन की परंपरा को आगे बढ़ाया। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि नई समीक्षा के प्रतिष्ठापक और उन्नायक काव्य भाषा की तात्विक विवेचना के में एक मत नहीं है। नई समीक्षा जिन आधारभूत बातों पर बल देती है वे निम्नलिखित हैं। ये महत्वपूर्ण है। किन किन बातों पर बल देती है? महत्वपूर्ण है, काव्य भाषिक संरचना मात्र है, इसलिए भाषा की सर्जनात्मक तथ्यों का विश्लेषण ही समीक्षा का मुख्य धर्म है। पहला। दूसरा, ऐतिहासिक, समाजशास्त्रीय, दार्शनिक और मनोविश्लेषणवादी समीक्षाएं अनावश्यक और अप्रासंगिक हैं। तीसरा है, संप्रेषण और आस्वाद के प्रश्न पर विचार तथा मूल्यांकन का प्रयत्न आवश्यक नहीं है। चौथा है, रचना की आंतरिक संगति और संश्लिष्ट विधान के विवेचन विश्लेषण के लिए उसका गहन पाठ नितांत आवश्यक है। नई समीक्षा की सीमाओं का बोध स्वयं अमेरिकी समीक्षक बहुत शीघ्र ही हो। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ तक महत्वपूर्ण है। मैं फिर से पढ़ के बता देती हूँ। जो नई समीक्षा की उस मेन बातें हैं, जो आधारभूत तत्व हैं, वे यहाँ पे रामचंद्र तिवारी जी बता रहे हैं। काव्य भाषिक संरचना मात्र है। काव्य जो है भाषिक संरचना है, इसलिए भाषा में संरचनात्मक तथ्यों का विश्लेषण ही समीक्षा का मुख्य धर्म है। तो समीक्षा का मुख्य धर्म क्या है? कि भाषा की सर्जनात्मक तथ्यों का विश्लेषण। ऐतिहासिक, समाजशास्त्रीय, दार्शनिक एवं मनोविश्लेषणवादी समीक्षा अनावश्यक और अप्रासंगिक है। जो ऊपर जितने भी नाम दिए हैं कि ऐतिहासिक समीक्षा होगी, मनोविश्लेषणवादी, दार्शनिक या समाजशास्त्रीय, सब बेकार हैं।
संप्रेषण और आस्वाद के प्रश्न को पर विचार तथा मूल्यांकन का प्रयत्न आवश्यक नहीं है कि संप्रेषण या आस्वाद के साधारणीकरण हुआ या नहीं हुआ, जो हमने कहा सामने वाले को समझ आया या नहीं आया, ये सब फालतू के सवाल हैं। रचना की अतिरिक्त संगति और संश्लिष्ट विधान के वेचन विश्लेषण के लिए उसके गहन पाठ नितांत आवश्यक है। अगर हमें किसी रचना की आंतरिक वस्तु को जानना है तो उसका गहन पाठ आवश्यक है। 1952 तक आते-आते शिकागो स्कूल के आलोचक आर.एम. क्रेन के नेतृत्व में नए समीक्षकों का विरोध किया। तो नए समीक्षकों का विरोध किसने किया? शिकागो स्कूल के आर.एम. क्रेन ने 1952 में किया। शिकागो स्कूल समीक्षकों की सबसे बड़ी आपत्ति यह थी कि यदि वस्तुपरक विश्लेषण द्वारा विज्ञान के समक्ष मानविकों की प्रतिष्ठा के अतिरिक्त उत्साह में आलोचना गणित और विज्ञान बन जाती है तो इसे कैसे स्वीकार किया जा सकता है। आलोचना मानविकी का एक विषय है। वैज्ञानिक बनाने के प्रयत्न में इसे उसकी मूल प्रकृति से अलग कर देना उचित नहीं है। नई समीक्षा की भांति कृति की स्वायत्ता मानने वाले एक अन्य समीक्षक या समीक्षा पद्धति है शैली विज्ञान। तो वो भी कृति को ही महत्व देते हैं। शैली विज्ञान भाषिक विश्लेषण की एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें भाषा की सभी आत्म अभिव्यंजना व्यंजक उपादानों, ध्वनि विज्ञान, छंद शास्त्र, पद योजना, वाक्य विज्ञान, शब्द शास्त्र का समावेश किया जाता है। अपने विकसित रूप में शैली विज्ञान एक और अपने सिद्धांत तंत्र की दृष्टि से भाषा विज्ञान, संरचनावाद और संकेतार्थ विज्ञान से जुड़कर अपने को संयुक्त रूप में स्वरूपित कर पा रहा है। तो दूसरी ओर प्रकार की दृष्टि से साहित्य विश्लेषण और साहित्य लोचन की विशिष्ट प्रणाली के रूप में उपस्थित हो रहा है। समीक्षक रविंद्र श्रीवास्तव द्वारा केदारनाथ सिंह की प्रसिद्ध कविता इस अनागत का क्या करें, ये कविता महत्वपूर्ण है। किसकी है? केदारनाथ सिंह जी की है। कि जो शैली वैज्ञानिक आलोचना की गई है उसकी परीक्षा करने के बाद बच्चन सिंह कहते हैं। कौन कहते हैं? बच्चन सिंह। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा। बच्चन सिंह के कथन तो आजकल वैसे ही पूछे जा रहे हैं। स्पष्ट है कि विवरणात्मक शैली वैज्ञानिक प्रणाली के आधार पर वाक्यों, उपवाक्यों, संज्ञा, सर्वनाम, पदबंध आदि के माध्यम से कविता की जो परीक्षा की गई है वह उसकी सब परीक्षा बन जाती है। बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जिस व्याकरण की सहायता ली गई है वह कविता को छोटे छोटे खंडों में काट तो देता है और पर उसे संश्लेषित नहीं कर पाता। इस व्यवच्छेदन व्यापार से मूल्यांकन का संबंध निशेष हो जाता है। महत्वपूर्ण कथन है। किसका है? बच्चन सिंह का। यह टिप्पणी शैली विज्ञान समीक्षा की सीमाओं पर को स्पष्ट कर देती है। शैली वैज्ञानिक आलोचक रविंद्र नाथ श्रीवास्तव इसका प्रतिवाद करते हुए कहते हैं। कौन कहते हैं? रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव। काव्य कृति के स्वायत्ता मानने का अर्थ है विश्लेषण और परीक्षण की आधारशिला तथा मूल केंद्रक के रूप में स्वयं कृति की स्वीकृति। अतः आलोचक के लिए यह जरूरी है कि वह पहले इसी आधार बिंदु से आगे बढ़े, पर दृष्टि की समग्रता की इन मांग को उसे नहीं भूलना चाहिए कि इस आधार बिंदु से ऊपर उठकर उसे साहित्यिक और सांस्कृतिक समग्रता की पृष्ठभूमि में रखकर कृति की एक संश्लिष्ट घटक के रूप में भी देखना चाहिए। कथन इतना महत्वपूर्ण नहीं है पर फिर भी आप देखते हुए चलेंगे। संरचना के अनुसार साहित्य शाब्दिक संरचना मात्र है। ये महत्वपूर्ण है। शैली विज्ञान के साथ ही संरचनावाद का उल्लेख किया जाता है। संरचनावाद के अनुसार साहित्य शाब्दिक संरचना है। वस्तुतः प्रत्येक वस्तु कई घटक पूर्व निर्मित के साथ उसका संतुलित संश्लेष होता है। साहित्य शाब्दिक संश्लेष है। संरचनावाद की अवधारणा का मूल स्रोत जेनेवा और पेरिस के भाषा विज्ञान के प्रोफेसर फर्डिनांड दे सस्सूर। ये महत्वपूर्ण है। जेनेवा और पेरिस के कौन है? फर्डिनांड दे सस्सूर द्वारा प्रतिपादित भाषा सिद्धांत है। तो संरचनावाद की अवधारणा का मूल स्रोत क्या है? जो सस्सूर का भाषा सिद्धांत। सस्सूर के अनुसार भाषा के दो रूप होते हैं, द लॉन्ग ला और दूसरा है ला पैरोल। ये महत्वपूर्ण है। ला लॉन्ग को वे अंतर्वैयक्तिक भाषा व्यवस्था कह सकते हैं। ला पैरोल को व्यक्ति विशेष की भाषा कहा जा सकता है। ये महत्वपूर्ण है। लॉन्ग अंतर संबंधित प्रतीकों का एक ऐसी सामान्य व्यवस्था है जो पूरे समाज में वैचारिक संप्रेषण संभव बनाती है। वह व्यवस्था भाषा समुदाय के सभी सदस्यों के लिए अनिवार्य है। पैरोल का क्षेत्र सीमित है। पैरोल जो है क्षेत्र उसका सीमित है।
व्यक्ति भेद से उसका रूप बदल जाता है। क का पैरोल ख से भिन्न होता है। होगा पैरोल वैयक्तिक होने के साथ ही स्वच्छंद और परिवर्तनशील भी होता है। तो लैंग जो है उसका क्षेत्र बड़ा है, पैरोल का क्षेत्र सीमित है। और जो द लॉन्ग है, पैरोल जो है वो व्यक्तिक भाषा है, और जो लॉन्ग है वो समाज की भाषा है। जो पैरोल है वो परिवर्तनशील होती है और स्वच्छंद होती है। इसका वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं है। लॉन्ग के ही नियमों से पैरोल नियंत्रित होता है। तो लॉन्ग के नियम से ही पैरोल मतलब चलता है, या मतलब उसी के भाषा व्याकरणिक नियम लगाए जाते हैं। पैरोल व्यक्ति भाषा के रूप में खंडशः मूर्त होता है। पैरोल के आधार पर भाषा के नियमों का अनुसंधान ही संरचना है। प्रमुख नृतत्ववेत्ता लेवी स्ट्रॉस ने इसी सिद्धांत को मिथकों का अध्ययन पर लागू किया है। उसके अनुसार मूल मिथक लॉन्ग है तो उसका अलग अलग रूप पैरोल। ये महत्वपूर्ण है। लेवी स्ट्रॉस ने जो भाषा विज्ञान की जो समीक्षा की है मिथकों के आधार पर की है, और मूल मिथक है वो लॉन्ग है, और जब उसके अलग अलग रूप होते हैं तो वो पैरोल कहलाते हैं। मिथक के अलग अलग रूपों के अध्ययन पर बल मूल मिथक के सिद्धांत स्पष्ट हो जा सकते हैं। साहित्य के क्षेत्र में सिद्धांत को रोला बर्थ ने प्रश्रय दिया। संरचनावाद के अनुसार हमें साहित्यिक कृति को एक विशिष्ट एकता से युक्त संपूर्ण संरचना के रूप में देखना चाहिए। यह संपूर्ण संरचना परत दर परत इतनी जटिल होती है कि उसके अंगभूत उप संरचनाएं ध्वनि, छंद, बिंब, पद विन्यास आदि के गुंफ के रूप में देखा जा सकता है। अंततः साहित्य मात्र की रचनाओं का मूल सिद्धांत का अन्वेषण संरचनावाद का मूल लक्ष्य है। संरचनावाद के लिए शाब्दिक या भाषिक संरचना है, इसलिए रचनाकार के वैचारिक भावात्मक अभिप्राय का विवेचन संरचनावाद के अंतर्गत नहीं आ सकता। तो मतलब उसके जो भावात्मक जो रचनाकार है उसके वैचारिक भावात्मक अभिप्राय का विवेचन नहीं कर सकते हम किसके अंदर, संरचनावाद के अंदर। हिंदी में नई समीक्षा ठीक उसी रूप में नहीं आई जिस रूप में अमेरिका के नए समीक्षकों ने उसे प्रतिष्ठित किया। जब हिंदी में आई तो उसमें बदलाव भी आए। डॉक्टर रामविलास शर्मा जैसे प्रखर मार्क्सवादी समीक्षक ने भी निराला की समीक्षा करते हुए इसके काव्य शिल्प में सूक्ष्म और विस्तृत विवेचन किया। उन्होंने निराला की कविताओं को उदाहरित करते हुए उनकी रचनाओं पद्धति का विश्लेषण किया है। यहाँ पे सब मतलब वही भाषा और मतलब कैसे किस तरह से मूलतः रचनाकारों की विचारधारा की परख की या उसकी भाषा की, छंद की, काव्य भाषा के गहन पाठ की यह प्रेरणा नई समीक्षकों के व्यापक प्रभाव से प्राप्त हुई तो कहना आश्चर्य ना होगा। चलिए हमारी क्लास 14 कंप्लीट हो गई है। हम अपना जो रामचंद्र तिवारी सीरीज की जो हम प्रश्न श्रृंखला करते हैं उसको पूरा करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, आधुनिक बोध के अनुरूप नगरीय संवेदना, एक सेकंड में कलर चेंज कर लूं, चलिए नहीं हो रहा। आधुनिक बोध के अनुरूप नगरीय संवेदना इतिहास की सांस्कृतिक दृष्टि तथा भाषा, छंद, बिंब और ध्वनि विधान के नवीन रूपाकार की प्रस्तावना अपनी रचनाओं में वे कर चुके थे। कि ऐसा किस आलोचक ने अपनी रचना के विषय में कहा है? ए गिरिजा कुमार माथुर, बी प्रदीप सक्सेना, सी नगेंद्र या डी रामचंद्र तिवारी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गिरिजा कुमार माथुर। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं अपने खुद की जिंदगी और दोस्तों की जिंदगी के तजुर्बे से बता सकता हूँ कि अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करना आधुनिक भावबोध के अंतर्गत आता है। कथन किस आलोचक का है? ए प्रदीप सक्सेना, बी मुक्तिबोध, सी नगेंद्र या डी जगदीश गुप्त। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मुक्तिबोध। क्वेश्चन नंबर 3 है, कवि अपनी दृष्टि को आयरनी की अग्नि में अर्थ विधान के नाटकीय व्यापार में समर्पित करके अपने उद्देश्य की सिद्धि करता है, और ऐसा वह इस आशा से करता है कि अग्नि में पड़कर वह शुद्ध हो जाएगी। कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ए जॉन क्लोरेंसन, बी क्लिंट ब्रुक्स, सी रॉबर्ट पेन वॉरेन या डी आइवरी पिंडर। तो इसका करेक्ट आंसर है सी रॉबर्ट पेन वॉरेन। क्वेश्चन नंबर 4 है, नई समीक्षा के उन्नायक विलियम एमसन ने अनेकार्थकता के कितने प्रकार का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 9 या ऑप्शन डी 7। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 7। क्वेश्चन नंबर 5,
कभी अपनी दृष्टि को आयरनी की अग्नि में अर्थ विधान की नाटकीय उद्देश्य से शुद्ध हो जाएगी। मुझे लगता है ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर रॉबर्ट बेन वॉरेन है। उम्मीद करूंगी क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। इसके अलावा हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा कोड SHAILY शैली11 यूज़ कर सकते हैं और हमारे बैच से जुड़कर अपनी परीक्षाओं को बहुत अच्छे तरीके से पास कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।